नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच एपी सिंह जी हैं। पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को देखते हैं और ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उसके ऊपर आज चर्चा करना चाहते हैं। सर के जहन में बहुत से क्वेश्चन हैं, तो सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमारे बीच हैं। एक्चुअली जो छात्र लॉ के क्षेत्र में जाते हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी के छात्र हैं, वकालत करते हैं, तो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ उसके एग्ज़ाम कराती हैं। उसके बाद थोड़ा सा ये होना चाहिए कि एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ने दे दिया है, उसके बाद कुछ इस तरह का उन्हें कैसे एथिक्स सिखाएं, कैसे उन्हें ये सारी चीज़ प्रैक्टिस की कैसे जानकारी, इंटर्नशिप कराई जाती है, यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, इंटर्नशिप कराती हैं, इंटर्नशिप के माध्यम से उनमें योग्यता आती है, प्रैक्टिस उन्हें सिखाया जाता है। तो सिखाने का माध्यम एक ऐसा भी होना चाहिए जो मैं चाहता हूँ, जो हमारी बार एसोसिएशन, ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं और जो डिफरेंट स्टेट की बार एसोसिएशंस हैं, बार काउंसिल हैं, उनके द्वारा जो बच्चे आ रहे हैं, जो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, उनकी तो स्थिति अलग होती है। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स आते हैं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को समझ के लिए उनकी इस तरह की क्लासेस होनी चाहिए जो उनको पहले शुरू में ही बताया जाए। क्लासेस ड्राफ्टिंग के बारे में, कुछ एक्ट्स के बारे में, कुछ CFSL के बारे में, कुछ एविडेंस के बारे में, चीज़ें किस तरह से कैसे कैसे फाइलिंग होती है। तो कुछ फाइलिंग के भी सिस्टम अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं, प्रोसेस अलग होते हैं, फॉर्मेट अलग होते हैं। तो उन चीज़ों में जानकारी हो उनको, वो ज़्यादा अच्छा है। वो चीज़ें ज़्यादा हैं क्योंकि वो चीज़ें कॉलेज में नहीं सीखते हैं, कॉलेज के बाद उनको सीखते। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन तो होता है, लेकिन उस एग्जामिनेशन का तो एक प्रेशर उन पर रहता है, जो दबाव बनता है उनके मन पे। कई बच्चे इस तरह के हैं जो पूरी परीक्षा दे के आके कहते हैं मैं तो लॉ कर लिया, मैंने तो LLM कर ली। अब हम इस माध्यम से आगे जा रहे हैं तो उन्हें एकदम कई बार एक बार में नहीं हो पाते, 2 बार में नहीं हो पाते, तो उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। उन्हें इस तरह से एग्ज़ाम, कुछ ओपन क्लासेस चलाए जाएं, कुछ सेमिनार आयोजित किए जाएं, उसमें इस तरह के एडवोकेट्स को शामिल किया जाए, वो जाएं, उसमें लेक्चर दें। और जो कोई क्वेश्चंस होते हैं, नए लड़के आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, लड़के लड़कियां, तो उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके सवाल वो कहाँ जवाब, उन्हें जवाब मिले कहाँ से जवाब मिले, तो उनको जवाब भी उन्हें मिले, उनके सवालों का जवाब मिले, वो चीज़ वहाँ हो तो वो ज़्यादा अच्छी और महत्वपूर्ण रहती है। आप सब सीनियर्स वहाँ होते हैं, तो जो नया बच्चा आता है तो उसको मस्ट आप से ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि जो है किस तरह से जो है केस को लड़ा जाए। हाँ। जैसे अभी पीछे सर श्रद्धा मर्डर केस का बहुत ज़ोरों से पब्लिक में बात हुई है, तो सर इस तरह का हमें जो उसको सज़ा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं, या क्यों नहीं इमीडिएटली उनको ये सज़ा दी जाती, जबकि निर्भया कांड जो था वो हमारे लिए एक सबक था। सरकार 2014 में जब से आई तब तक बच्चियों के साथ निरंतर रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, बच्चियां हमारी सुरक्षित नहीं हैं। तो इस विषय में भी कुछ कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, देखो, हमारे देश में बच्चियों की सुरक्षा के लिए हमें अपना सामाजिक परिवेश, कानून सख्त तब भी था, निर्भया केस से पहले भी था, बाद में भी और कानून सख्त बना। कानून अधिक से अधिक सख्त बनता चला जा रहा है, लेकिन हमारा सामाजिक परिवेश, जो हमारा सामाजिक ढांचा है, जो हमारा ताना बाना है, वो सुरक्षित होना चाहिए। हमें अपने परिवार से बेटा और बेटी दोनों हमारे समाज के, सर कानून तो सख्त है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो ये कौन है जो इम्प्लीमेंट करेंगे? सरकार है। इम्प्लीमेंट कराने के लिए सरकार को उसमें अपना सख्ती बरतनी चाहिए, सामाजिक परिवेश मजबूत होना चाहिए, ढांचा मजबूत होना चाहिए। हमें नैतिक शिक्षा, अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा के माध्यम से ही 5वीं क्लास की बात से वो शिक्षा देनी शुरू कर देनी चाहिए कि हर नागरिक, देश का हर नागरिक, हर बच्चा, हर युवक अपनी बहन बेटी को जैसे मानता है उसी तरह अपने बाहर भी माने, और वो सुरक्षक के रूप में, रक्षक के रूप में, वो पुलिस के रूप में वो बाहर भी काम करे, और इस तरह से उसको सारी कार्य को करे जिससे कि वो ये हो सके। आगे आवश्यक हो जाता है। जब तक हम अपने सामाजिक ढांचे को, परिवार को स्थिति नहीं करेंगे, जब तक हम पैसे के आधुनिक दौड़ में भागते रहेंगे, ना अपने बेटे से बात करेंगे, ना बेटी से बात करेंगे, जब बेटा और बेटी दोनों से बात करेंगे, बैठकर इस विषय की चर्चा करेंगे, स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी इस पर एक विस्तार से चर्चा हो कि श्रद्धा हत्याकांड क्यों हुआ, श्रद्धा ऐसा क्यों हुआ, लिविंग क्यों गलत है। इस तरह से जो हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं, अंधे होके भाग रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता से जब हम बचेंगे तभी हमें, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे, किस डे, लव डे, हक डे, ये चीज़ें ज़्यादा मनाई जाती हैं, लेकिन इनसे बचने के लिए हमें अपने परिवारों को,
अपने घरों को, अपनी बहन और बेटियां जो हमें अपने परिवार के, बेटे भी हमारे घर के होते हैं जो बाद में दरिंदे बनते हैं, रेपिस्ट बनते हैं, जिनकी फांसी की मांग की जाती है, वो है हमारे परिवार के, हमारे समाज का अंग होते हैं, लेकिन वो बाद में स्थिति बदलती है। इससे अच्छा है उन्हें पहले ही समझाया जाए, पहले ही बताया जाए। एक अच्छे जागरूक नागरिक, एक अच्छा पिता, एक अच्छा परिवार जब संस्कार सीखता है, संस्कार सिखाता है, एक संयुक्त परिवार में जो संस्कार आते हैं, संस्कार सीखते हैं, उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हम नीचे से ही जब पेड़ के पत्तों को पानी मत दो, जड़ को पानी दो। जब हम जड़ को सींचेंगे, जड़ में दवाएं डालेंगे, जड़ में कीटनाशक दवाएं डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाहर तो फिर अलग चीज़, वातावरण तैयार हो जाता है। हम नीचे से ही बच्चों को तैयार करें। स्कूली शिक्षा इतनी मजबूत होनी चाहिए। नैतिक शिक्षा का पहले बहुत ऐसा महत्व था। दादा दादी, नाना नानी की कहानियों का बहुत महत्व था। उन कहानियों के माध्यम से, उनके साथ रहने से बच्चे बहुत अच्छे संस्कार सीख जाते थे, जो अब नहीं सीख पा रहे हैं। दिनों दिन घटता चला जा रहा है। जब वो चीज़ घट रही है, वो इस तरह घट रहा है, तो हमारे समाज में रेप में, चाहे ये केस हो, श्रद्धा हो, चाहे आपके उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का केस हुआ। अंकिता भंडारी भी हमारी बेटी थी। झारखंड में रांची के पास वहाँ हुआ केस, वो भी हमारी बेटी थी। हमारे समाज के एक हिस्से, इस तरह ऐसी बहुत से केसेस हो रहे हैं। कुछ केसेस मीडिया हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ केसेस मीडिया हाई प्रोफाइल चले जाते हैं, कुछ पर राजनीतिक चर्चा होने लगती है, कुछ चीज़ों पर आगे बात बढ़ने लगती है, लेकिन बहुत से ऐसे केस हैं जो दबे रह जाते हैं। लेकिन हमारे देश में हर एक बहन बेटी, जब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, बेटी को ऐसे संस्कार दो, लेकिन बेटों को भी शिक्षा दो। आप बेटों को भी समझदारी सिखाइए, बेटों को भी परिवार का एक हिस्सा समझ के। ये नहीं बेटा जब आएगा तो दरिंदे बन के आएगा, बलात्कारी बन के आएगा, हत्यारा बन के आएगा, रेपिस्ट बन के आएगा। नहीं, वो भी हमारे समाज का अंग है, वो भी हमारे हिस्सा है। उसको हम इतना मजबूत कर दें कि हमें बाहर बेटियों की सुरक्षा की पुलिस कितनी व्यवस्था की जाए, गृह मंत्रालय कितना करेगा, राज्य सरकार कितनी करेगी। कदम कदम पर तो पुलिस की व्यवस्था नहीं लगाई जा सकती। जब कदम कदम पर पुलिस की व्यवस्था नहीं लगाई जा सकती, तो आवश्यक हो जाता है कि ऐसे वातावरण में इस तरह की स्थिति पैदा करें, हम ऐसा माहौल बना दें जो अपने समाज को मजबूती दे, दिशा देने का काम करे। उनके सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, लुसिया, रजिया, सुल्ताना हमारे देश की तो थी, कहीं बाहर से नहीं आई, हमारे देश की। ये कोई बलात्कारी पाकिस्तान सीमा से नहीं आते हैं, चाइना की सीमा से नहीं आते हैं, हमारे देश के बच्चे, हमारे लोग हैं। हम उन्हें संस्कार दें और लॉ एंड ऑर्डर का इतना भय, सख्त कानून हो, मजबूत कानून हो, दिखना चाहिए। और झूठे केसों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। उससे होता क्या है, झूठे केस दर्ज होते हैं, झूठे केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में पैसे लेके कंप्रोमाइज हो जाता है। तो लोगों में मैसेज आता है झूठे केस भी रजिस्टर्ड होते हैं। झूठे केस नहीं होना चाहिए। जैसे महिला कमीशन है, महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है और महिला कोर्ट है, ऐसे पुरुष आयोग भी होना चाहिए, पुरुष हेल्पलाइन भी बनना चाहिए, पुरुष हेल्प डेस्क भी बनना चाहिए, पुरुषों के लिए स्पेशल कोर्ट भी बनना चाहिए। और पुरुष जाए तो जाए कहाँ, 150 से 250 पुरुष आत्महत्या करनी पड़ती है, उस आत्महत्या से भी बचाना। हमें अपने पुरुष और महिला के बीच में खाई नहीं बनानी, हमें दरार नहीं बनानी, हमें महिला और पुरुष के बीच में एक पुल बनाना है, एक पुल बना के काम करना है। एक महिला और पुरुष के बीच में कैसा पुल बनाना है जो इधर से उधर सुगमता से जा सके, आसानी जैसे जा सके। और हमारे समाज के लिए, जो हमारे देश के लिए हमारी ज़रूरत है, बहन और बेटी दोनों, बेटा बेटी दोनों हमारे देश के लिए ज़रूरत है। और पहले भी ज़रूरत थी। आपको याद है दशरथ के समय कैकेयी को वरदान कब दिया था? लोग कहते हैं आज हमारी महिलाएं, लड़कियां युद्ध में जा रही हैं, सेना में जा रही हैं, पायलट बन रही हैं, फाइटर पायलट बन रही हैं, पुलिस में जा रही हैं, सब जगह। पहले भी थी कैकेयी रानी, राजा दशरथ का युद्ध स्थल में जाती थी और उसको युद्ध के धुरी को रोक लिया था, पहिए को, जो रथ था रथ के पहिए को रोका और तब उन्होंने वरदान दिया। तो पहले भी बलशाली रही हैं महिलाएं, पहले भी हिम्मती रही हैं, बलवान रही हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सबने के, पद्मावती रानी, हाडा रानी की कहानी, हमारा देश इतिहास से भरा पड़ा है इस मामले में। लेकिन कहीं ना कहीं सर बचपन में जो माँ बाप है उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी और बाद में जो हमारे शिक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी, कुछ माहौल है जो जहाँ हम रहते हैं वो जो माहौल है वहीं से बच्चा जो है बिगड़ने की कोशिश करता है और इस तरह के जघन्य कांड होते हैं। तो उस परिसर, उस सिचुएशन को भी हमें देखना होगा। हमें दोनों जगह का देखना। हमें घर से शुरू होता है बच्चा कहीं बाहर से नहीं आता। बच्चा हमारे घर के, जब वो चलना हम सिखाते हैं, बोलना उसे हम सिखाते हैं, घुटनों से आगे बढ़ना उसे सिखाते हैं, जब सारा कुछ हम सिखाते हैं तब हम उसे बलात्कारी कैसे बना देते हैं, हम उसे डकैत कैसे बना देते हैं, हम उसे महिलाओं का अपमान करने वाला कैसे बना देते हैं, हम महिलाओं को जूती समझने वाला कैसे बना देते हैं। महिलाओं के प्रति प्यार, महिलाओं के प्रति सम्मान, महिलाओं के प्रति आदर, महिलाओं के प्रति, ये विषय हमें बच्चे को सिखाना, हमें अपने बेटे को सिखाना। जब पिता
आदर करेगा तो बच्चे भी आदर करेंगे। ये चीज़ जो हम बोते हैं वही आगे काटेंगे। तो इसलिए महिला और पुरुष के बीच भेद नहीं करना है, हमें महिला और पुरुष को एक मजबूत समाज की कड़ी बनाना है, एक मजबूत अंग बनाना है, जिससे मजबूत कड़ी बने, जिससे आगे हमारा भविष्य बने, हमारा समाज बने। जब एक श्रद्धा मर्डर केस होता है तो श्रद्धा के माता पिता भी दुखी हो रहे हैं और आफ्ताब के माता पिता भी छुपे छुपे घूम रहे हैं, वांटेड बने घूम रहे हैं, मुलजिम बने घूम रहे हैं। उन्हें इस दिन पे दुख आ रहा है कि कब जन्म लिया होगा इस हमारे। उन्हें दुख नहीं होना चाहिए। हर बच्चे के माता पिता का सपना होता है कि वो बड़े होकर सिकंदर महान बने। हर माँ बाप चाहता है उसका बेटा और बेटी सब बड़े होकर महान बने और आगे उसका नाम रोशन करें। लेकिन आज ऐसी स्थितियां पैदा हो रही, उन्हें अपने से डर लग रहा है, उन्हें अपने बच्चे से डर लगने लगता है, उन्हें अपने माता पिता से डर लगने। बच्चे माता पिता की हत्या कर रहे हैं, भाई भाई की हत्या कर रहे हैं, पत्नी पति की हत्या कर रही है, पति पत्नी की हत्या कर रहा है। ये किस समाज में हम निर्माण कर रहे हैं? कहाँ किस समाज में कैसे कर रहे हैं? सोशल मीडिया का इसमें बड़ा महत्व था, लेकिन सोशल मीडिया ने भी, ये मोबाइल फ़ोन बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से समाज में इतनी विकृति पैदा हुई है, इतनी चीज़ें फैल रही हैं, इनका उपयोग नहीं हो रहा, इसका मिसयूज़ हो रहा है, इसका दुरुपयोग जो होने लगा, दुरुपयोग की वजह से इसमें ऐसा हो रहा है। इसका सदुपयोग होना चाहिए। आज कितनी चीज़ें ब्लैकमेलिंग हो रही है, फ़ोन के माध्यम से ब्लैकमेलिंग हो रही है, इस तरह से केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। इसका सदुपयोग करें। शिक्षा में आज मोबाइल फ़ोन को जोड़ा है, अब शिक्षा में भी मोबाइल जोड़ा है तो बच्चों को भी हमारे मोबाइल दिया गया है और उस पर गलत कंटेंट्स आते हैं, गलत चीज़ें भरी पड़ी हैं, गलत चीज़ें आ रही हैं हमारी बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। पानी सदैव ढलान में जाता है, चढ़ने के लिए बहुत मुश्किल लगानी पड़ती है। तो जब ढलान में जाता है तो ऐसी चीज़ें, कंटेंट्स हमारी सरकारों को इस मोबाइल फ़ोन से हटा देनी चाहिए, सिस्टम हटा देनी चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे, बहू, बेटियां, बच्चियां तो बच्चियां, बड़े बड़े परिवारों में डाइवोर्स के कारण बन रहे हैं मोबाइल फ़ोन के कारण पर बड़े बड़े परिवारों में डाइवोर्स हो रहे हैं। आप सोचिए, क्या कल्पना कीजिए, ये हेल्प के लिए बना था, मदद के लिए बना था, आज ये दुश्मन बनता जा रहा है। उस पर ये लिख दिया, उसने दूसरे ने मैसेज कर दिया, हाय भेज दिया, आई लव यू भेज दिया, उसने दिल बना के भेज दिया, इस पर तकरार हो रही, घरों में टूटन हो रही, परिवार टूट रहे हैं। बाद में जब तक उन्हें समझ आती तब तक बहुत देर हो चुकी होती, बहुत देर बाद जब तक समझते हैं तब तक दोनों परिवार के किनारे अलग अलग हो चुके होते हैं, उनको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ बहुत मेडिएशन होते हैं, बहुत लोग समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुनिया इतनी बढ़ चुकी होती है कि नज़दीकी वहाँ बहुत दूर चली जाती है। आज हमारा देश जो है 75वीं वर्षगांठ मना चुका है और जब हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे या मनाएंगे तो उस टाइम क्या हमारी जो पूरा एजुकेशन का स्तर, कपड़ा, मकान सब जो है, बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत परिवार जो हैं वो रात को बिना खाए सोते हैं हिंदुस्तान में, जबकि 75वीं वर्षगांठ हम मना चुके हैं। तो सर क्या होगा उस टाइम? इस पर किस तरह से आप भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। माननीय मोदी जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी अभी दरिया दिली तो दिखाई है। हिमाचल में उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन उन्होंने कहा है हिमाचल प्रदेश के लिए कि हम हिमाचल में सरकार बेशक नहीं हमारी बनी, लेकिन हम वहाँ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो उन्हें इस बात का भाव रहना चाहिए कि हमारे देश के नागरिकों के लिए, हमारे देश के जो होनहार लोग हैं, जो पीढ़ी है, जो भूख है, भारतीय जनता पार्टी को तो प्रमुख रूप से नारा रहा था जब मैं बचपन में पढ़ता था कि भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाएंगे। तो भय कितना हटा ये उन्हें एनालिसिस करना है, भूख कितनी हटी, जैसा कि आप कह रहे हैं आज भी लोग अगर भूख से सोते हैं। तो मोदी जी तो अपनी तरफ से प्रयास कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, राज्य सरकारें कितना प्रयास कर रही हैं लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और भूख, भय, भ्रष्टाचार ये मिटेगा जब हम स्वस्थ होंगे। तो उसके लिए हमारी भूख बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे बच्चों को न्यूट्रिएंट्स मिलनी चाहिए, जो आगे देश का भविष्य बनते हैं उनके लिए आगे भविष्य के लिए काम होना चाहिए, उनके आगे बढ़ने के लिए काम होना चाहिए, उनके विषय पर चर्चा होनी चाहिए, उनके बारे में चर्चा हो। खाद्य मंत्रालय इस पर ध्यान दे, भारत सरकार ध्यान दे, राज्य सरकारें भी इन पर अधिक ध्यान दें, जिससे हमारे समाज में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो भूखा उठे सुबह लेकिन भूखा कोई सोने न पाए। इसके लिए मैं समझता हूँ राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। और बहुत से सामाजिक संगठन हैं, बहुत से सामाजिक NGOs हैं जिन्होंने आपने देखा कोरोना काल में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया था, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, लेकिन NGOs निकले, सामाजिक संगठन निकले, उन्होंने भोजन बनाए, भोजन का वितरण किया, लोगों में भोजन बांटने का प्रयास किया।
खुद भूखे रहे लेकिन सबको खिलाने का, जानवरों तक को खिलाने का, हरा चारा देने का प्रयास किया। बच्चों को जो रास्ते में लोग जा रहे थे, माइग्रेंट्स राज्यों के एक दूसरे राज्य के में जा रहे थे, लोगों के पास वाहन नहीं थे, रेल नहीं थी, बस नहीं थी, ट्रक नहीं थे, कोई साधन नहीं थे, पैदल पैदल जा रहे थे। उन लोगों ने सामाजिक संगठनों को भोजन उपलब्ध कराया, उनको राशन उपलब्ध कराया, उनको पका हुआ भोजन खिलाया, घरों में जहाँ नहीं बन स्थित थी वहाँ कच्चा राशन उपलब्ध कराया। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे देश के सामाजिक संगठनों ने की हैं, दरियादिली दिखाई है और निश्चित तौर पर हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा, और जिससे कि हमारे देश में कोई भूखा। आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपके बहुत बौद्धिक दर्शक हैं, आप बहुत बौद्धिक पत्रकार हैं, यहाँ के माध्यम से आपने जो महत्वपूर्ण विषय उठाया उस पर भारत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। उस समय के तत्कालीन खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी थे, उन्होंने भी प्रयास किया कि हर घर में कम से कम राशन पहुँचे। नेफेड भी इस पर बहुत काम कर रही है, खाद्य मंत्रालय भी काम कर रहा है। इन सब ने मिलकर, जो कृषि मंत्रालय अब इस समय माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी आदरणीय कृषि मंत्री, उन्होंने भी बड़े प्रयास किए। सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए। कोई भूखा उठे सब, लेकिन कोई भूखा सोए ना, पेट भर के भोजन मिले और उनको भरपूर भोजन मिले, न्यूट्रिश डाइट भी हमारे बच्चों को मिले, जिससे हमारा देश का भविष्य बन सके। महादेव वर्मा जी ने कहा था, हमारे देश का भविष्य बैंकों में FDR नहीं है, बैंकों में जमा धन नहीं है। हमारे देश के नौनिहाल बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको टीकाकरण समय पे हो, उनको दवाएं हों, उनको विटामिन्स मिले, मिनरल्स मिले, उनकी चीज़ों की, पेट के कीड़े की दवाएं हैं और चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें समय पर उपलब्ध हों, जिससे वो स्वस्थ रहें। किसी भी देश का आकलन करना है, अस्पताल कम बने, जेलें कम बने, कोर्टें कम बने, तो हमारे देश का भविष्य निश्चित तौर पर उज्जवल होगा। जिस देश में अस्पताल अधिक बनाए जाएं, जेलें अधिक बनाई जाएं, कोर्ट बनाए जाएं, वो देश का अच्छा नहीं भविष्य बनता है। मैं उसे अच्छा नहीं मानता हूं, और इस बात को हमारी देश की माननीय राष्ट्रपति, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अभी 26 नवंबर को, जब हम संविधान दिवस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मना रहे थे, मैं भी था, सब ने देखा, उन्होंने 3 बातें महत्वपूर्ण कही। उन्होंने एक बात की कि हमारे समय में, उस समय देश में जो वातावरण था, उनका उड़ीसा राज्य से आते हैं, उन्होंने कहा था कि लॉयर, डॉक्टर और टीचर 3 को भगवान मानते हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच थी। तो उन्होंने कहा, अब आपको देखना है आप कितने लोगों के लिए भगवान बनते हैं। तो लॉयर, डॉक्टर और टीचर ये भगवान का रूप होते हैं, और वास्तव में बच्चों के भविष्य के लिए टीचर है, मरीज को जिंदा रखने और उसको चीज़ों को देने के लिए डॉक्टर हैं, और देश की न्यायिक व्यवस्था को अच्छी तरह लागू करने के लिए, चलाने के लिए, लोगों की आशा बनी रहे न्यायिक पालिका पर, न्याय व्यवस्था पर, उसके लिए वकील होते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार सर।